विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रत्यय प्रकरण की। पिछले टॉपिक में भी हमने प्रत्यय प्रकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय प्रकरण में तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय सबसे पहले जैसे हमें पता भी है कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है वो कहाँ पे होता है? शब्दों के साथ होता है, किसी संज्ञा शब्द के साथ, किसी सर्वनाम शब्द के साथ या किसी विशेषण शब्दों के साथ उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय का एक भेद होता है मतुप प्रत्यय। तद्धित का एक भेद होता है मतुप प्रत्यय। अब मतुप प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो वाला या युक्त अर्थ में किया जाता है, यानी या तो वाला अर्थ में या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी मतुप से बने हुए शब्दों के साथ वाला या युक्त जोड़ दिया जाता है। ये तद्धित प्रत्यय होता है, यानी इसका भी प्रयोग कहाँ पे होगा? शब्दों के साथ होगा, धातुओं के साथ नहीं होगा, शब्दों के साथ होगा। शब्दों में संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, सर्वनाम या विशेषण कैसे भी शब्द हो सकते हैं। अब इसका मत भाग शेष बचता है, यानी ये जो मतुप है इसका मत भाग शेष बचेगा। मतुप का क्या शेष बचेगा? मत। अगर मतुप में से मत शेष बचेगा तो ये उ और जो पै होता है, एक तो उ और एक पै, इन दोनों का लोप हो जाएगा। कहीं कहीं पर इस मत का वत भी जोड़ दिया जाता है, यानी मत तो शेष बचता है लेकिन मत का कहीं पर क्या जोड़ दिया जाता है? वत भी इसका जोड़ दिया जाता है। अब इसके भी जो रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग में इसके भवत के समान चलते हैं, स्त्रीलिंग में इसके नदी के समान चलते हैं, और बात करते हैं नपुंसकलिंग में इसके रूप है वो जगत के समान चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों की, कि उदाहरणों से ये हमारा जो नियम है ये क्लियर होगा। एक नियम होता है, यदि शब्दों में ए या आ अंत में हो, यानी ए या आ से अंत होने वाले कोई शब्द हो जिनके अंत में ए या आ रहता हो, वहां पे क्या किया जाएगा? वत जोड़ा जाएगा। नियम दोबारा, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में ए या आ हो उनके साथ मत का क्या जोड़ा जाएगा? वत जोड़ा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए रथ एक शब्द है। अब रथ में थे में किसकी मात्रा होती है? ए की। अब ए की है तो यहाँ पे मत का क्या जोड़ेंगे? वत। मतुप जोड़ेंगे तो इसमें पुल्लिंग में बनेगा रथवान, स्त्रीलिंग में बनेगा रथवती और नपुंसकलिंग में बनेगा रथवत। मैं एक बार दोबारा इसको समझाऊंगा कि रथ एक शब्द है, रथ में अगर मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं, अगर ये रथ है इसमें मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका वत जोड़ते हैं तो इसका जो मूल शब्द होता है वो बनता है रथवत। इसका जो मूल शब्द होता है वो क्या बनता है? रथवत। और ये मूल शब्द किस में होता है? नपुंसकलिंग में होता है। किस में होता है? नपुंसकलिंग में होता है। ये रथवत शब्द किस में होता है? नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दया शब्द की। दया में अंत में क्या आ रहा है? आ, तो आ भी आएगा तो भी इसका क्या जोड़ेंगे? वत। दया में मतुप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दयावान, दयावती, दयावत। अब अगला है गुण। गुण में भी ए है तो मतुप जोड़ेंगे तो क्या होगा? गुणवान, गुणवती, गुणवत। बात करते हैं बल शब्द। बल में मतुप जोड़ेंगे तो बलवान, बलवत, बलवती और बलवत। ये जो बलवान शब्द है ये हलंत रहेगा। अब हम एक सिंपल से ट्रिक बता सकते हैं या जान सकते हैं कि वान, वती और वत जोड़ते हैं। पुल्लिंग में तो वान जोड़ते हैं अंत में, स्त्रीलिंग में वती जोड़ते हैं और नपुंसकलिंग में क्या जोड़ते हैं? वत जोड़ते हैं। जैसे बलवान, बलवती, बलवत, गुणवान, गुणवती, गुणवत, रथवान, रथवती, रथवत, धनवान, धनवती, धनवत। इस प्रकार से ये हमारा एक नियम यहाँ पे क्लियर होता है कि यदि अंत में ए या आ हो तो वहां पे वत जोड़ देते हैं। अब हम इसके दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। मतुप प्रत्यय का ही एक दूसरा नियम है कि यदि ए या आ से भिन्न, यदि अंत में ए या आ से भिन्न शब्द हो तो उनमें क्या होगा? मतुप का मत भाग जोड़ा जाता है, यानी उनमें मत लगता है, वत नहीं जोड़ा जाता है। नियम है ए या आ से भिन्न अगर कोई भी शब्द हो अंत में तो वहां पे मतुप का जो मत भाग शेष बचता है वही जोड़ा जाता है, यहाँ पे वत नहीं जोड़ा जाएगा। और पहले वाले नियम में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे ए या आ हो अंत में तो वहां पे मत का वत जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण है कि अगर गति शब्द है, गति शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका जो शब्द है वो पुल्लिंग में बनेगा गतिमान, स्त्रीलिंग में बनेगा गतिमती और नपुंसकलिंग में बनेगा गतिमत।
श्री शब्द है, श्री शब्द में अगर मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती और नपुंसकलिंग में श्रीमत। इस प्रकार एक नियम बन रहा है कि पुल्लिंग में तो मान जोड़ेंगे, पुल्लिंग में क्या जोड़ देंगे? मान, स्त्रीलिंग में क्या जोड़ेंगे? मति, और नपुंसकलिंग में क्या जोड़ेंगे? मत। और पहले वाले नियम में क्या जोड़ा था हमने? पुल्लिंग में जोड़ा था वान, स्त्रीलिंग में क्या जोड़ा था? वती, और नपुंसकलिंग में क्या जोड़ा था? वत। और इस नियम में क्या हो जाएगा? मान, मति और मत। एक और उदाहरण है बुद्धि शब्द। अगर बुद्धि शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? बुद्धिमत। लेकिन इसका जो मूल शब्द होता है, अगर मैं मूल शब्द की बात करूं तो इसका मूल शब्द हमेशा नपुंसकलिंग में ही होगा, और नपुंसकलिंग में इसका शब्द क्या बनता है? मत जोड़ेंगे, बुद्धिमत। ये इसका मूल शब्द होता है। इसका पुल्लिंग बुद्धिमान होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? बुद्धिमती। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा इसका? बुद्धिमती। लेकिन ये जो मूल शब्द होता है ये नपुंसकलिंग में भी होता है, इसलिए इसको हमें अंत में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना मतु प्रत्यय है वो क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे प्रत्यय की। अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के ही दूसरे भेद की। तद्धित प्रत्यय का दूसरा भेद होता है ठक प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का दूसरा एक प्रत्यय होता है जिसका नाम होता है ठक प्रत्यय। चूंकि ये भी तद्धित प्रत्यय है तो इसका भी प्रयोग कहाँ पे होगा? शब्दों के साथ में किया जाएगा। अब इसका जो अर्थ है, जानकार अर्थ में या फिर करने वाले अर्थ में या संबंधी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात ठक प्रत्यय का प्रयोग या तो जानकार शब्द, जानकार अर्थ में, या करने वाला अर्थ में, या संबंधी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठक प्रत्यय का ठ भाग शेष बचता है, यानी ये जो अपने पास ठक प्रत्यय है इसमें ये जो हलंत क है इसका लोप हो जाएगा और ठ इसका शेष बचेगा। अब ठ से क्या बन जाएगा? इक बन जाएगा। ये जो ठ शेष बचता है इस ठ को इक का आदेश कर दिया जाता है, यानी ठ को इक बना दिया जाता है। और शब्दों के साथ किसको जोड़ा जाएगा? शब्दों के साथ सिर्फ इस इक को जोड़ा जाएगा, ठ को नहीं जोड़ा जाएगा। यानी ठ किस में चेंज हो जाएगा? इक में चेंज हो जाएगा। इक में चेंज होने के कारण शब्दों में सिर्फ इक को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक नियम की। इसका एक नियम होता है, नियम ये होता है कि अगर ये उपधा में हो, यानी ये अगर ये प्रारंभिक हो, प्रारंभ में अगर ए हो तो इसका आ बना दिया जाता है, आ है तो आ ही रहेगा। अगर ई हो तो उसका ए बना दिया जाता है, और अगर ए हो तो उसका ए ही रहेगा। ए का आई बन जाएगा, या आई होगा तो उसका आई रहेगा। ऊ होता है तो ऊ का औ बना दिया जाता है, औ है तो उसका औ ही रहेगा। ठीक है, अब हम उदाहरणों से बात करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है शरीर। शरीर एक शब्द है। शरीर शब्द में हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? ठक प्रत्यय। शरीर शब्द में जब ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ठक का ठ शेष रहता है और ठ को इक का आदेश कर दिया जाता है, इक जोड़ेंगे। अब यहाँ पे शरीर में पहले किसकी मात्रा है? स में ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा हो तो उसको क्या बना देंगे? आ, तो ये क्या बना देंगे? सा। अब री का री रह जाएगा, इक इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द शारीरिक। शब्द क्या बनेगा? शारीरिक। और ये जो शारीरिक शब्द होता है ये पुल्लिंग में होता है, इसके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आगे नहीं चलते हैं। और पुल्लिंग में भी किसके समान चलते हैं? सिर्फ राम शब्द के अनुसार। पुल्लिंग में इसके जो रूप है वो किसके अनुसार चलते हैं? राम शब्द के अनुसार। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ठक प्रत्यय का नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नियम हो गया कि अगर उपधा में यानी प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में अगर ए हो तो उसका क्या बना दिया जाता है? आ बना दिया जाता है। जैसे शरीर शब्द का क्या बनेगा? शारीरिक। अब अगला एक नियम है नगर। नगर एक शब्द है। नगर शब्द में जब हम ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ए का क्या बन जाएगा? आ, और शब्द क्या बनेगा? नागरिक। शब्द क्या बनेगा? नागरिक। अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि नागरिक में मूल शब्द कौन सा है, तो नागरिक में नागर मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द कौन सा है? नगर है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इसका प्रकृति और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो इसका प्रकृति और प्रत्यय यानी इसका मूल शब्द तो क्या हो जाएगा? नगर, और इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ठक। और नगर में जब ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? नागरिक। अगला उदाहरण है इतिहास। इतिहास में पहला शब्द क्या है? ई, तो ई का क्या बनता है? ए। ई का क्या बनता है? ए। इतिहास ई को हमने चेंज कर दिया ए में, और शब्द क्या बनेगा? ऐतिहासिक। शब्द क्या बनेगा? ऐतिहासिक। इसी प्रकार एक उदाहरण होता है बुद्धि। बुद्धि शब्द है, बुद्धि में पहले उपधा में किसकी मात्रा है? ऊ की, तो ऊ की मात्रा है तो उसे किस में चेंज करते हैं? औ में।
तो बुद्धि शब्द का क्या बनेगा? बौद्धिक। बुद्धि का क्या बन जाएगा? बौद्धिक। देह शब्द, देह का क्या बनेगा? देहिक। यहाँ पे ए की मात्रा थी, ए की मात्रा को किस में चेंज कर दिया जाएगा? ऐ की मात्रा में। देह का क्या बनेगा? देहिक। इस प्रकार ये हमारा जो नियम है कि उपधा में ए का आ, ई का ऐ और उ का औ बनता है। यहाँ पे अपना ये जो तद्धित प्रत्यय का जो प्रकरण था ये क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।